एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बात करते हैं हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पे, है ना भाई। नेक्स्ट टाइटल डालिएगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले तो माइनर के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार अपन डेफिनेशन लिख लीजिएगा। माइनर्स आर, लिख लीजिएगा डेफिनेशन, माइनर्स आर या फिर माइनर्स ऑफ एलिमेंट आर, माइनर्स आर या माइनर्स ऑफ एलिमेंट आर obtained by deleting row and column, by deleting by row and column through that element, through that element। लिख लिया? दोबारा बोल दो पूरा। माइनर्स ऑफ द एलिमेंट आर obtained by, माइनर्स ऑफ द एलिमेंट आर obtained by deleting रो एंड कॉलम थ्रू दैट एलिमेंट, है ना। सेकंड नंबर पे मुद्दे की बात कर रहा था, याद है ना। ये तो अपन ऑलरेडी जानते हैं कि जिस भी उसका एलिमेंट का अपने को माइनर निकालना होता है, उसकी रो और कॉलम दोनों हटा दो, जो बच जाएंगे उनको डालो, दैट इज योर माइनर। नहीं समझ में है? ठीक है ना, अभी समझाता हूँ, है ना। इसके ऊपर बात करता हूँ। सेकंड पॉइंट में लिख दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय MIJ, है ना भाई, MIJ, ठीक है, MIJ लिख लिया। अच्छा, इसमें ये भी बता देता हूँ, ये जो I है दैट इज रो और ये जो J है दैट इज कॉलम। लिख लेंगे MIJ, रो एंड कॉलम। फटाफट आगे चलिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, MIJ इज माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ, ठीक है ना भाई। वापस लिखूं या समझ में आता है? आई बोले तो रो, जे बोले तो कॉलम। आगे बढ़े फटाफट से, है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट इज डेल्टा, बोले तो डी, डिटरमिनेंट्स। याद है ना, डिटरमिनेंट को डेल्टा या डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए साहब, पहली रो का पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट A11, सही है। पहली रो का दूसरा कॉलम, है ना, A13, समझ में आया। अगला विल बी A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये बात मेरे बोले बगैर आपको समझ में आती है? तो कोई भी अगर आपको A32 बोलेगा तो आप एक थर्ड रो पे जाओगे और सेकंड कॉलम पे पहुंचोगे। थर्ड रो सेकंड कॉलम पे, नहीं आया समझ में? तो A32 इज इक्वल टू में क्या हुआ, ठीक है ना, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। फटाफट आगे बढ़े। ये सब आसान बातें और रह करके आपके सामने आएंगी तो आपको स्ट्राइक भी करने लग जाएंगी, सही है। अच्छा, यहां तक की बात अगर आपके समझ में आ गई है तो ये डी मैं आपके सामने दोबारा लिख रहा हूं, A11, A12, A21, A22। क्या आपको ये बात मैं बोलूं ये सेकंड ऑर्डर का है, ये आपको समझ में आ जाता है? ये थर्ड ऑर्डर का है, ये आपको समझ में आ जाता है? अच्छा, अब मुझे भी समझाइएगा, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं भाई मैं, आप मुझे समझाना। डेल्टा इज इक्वल टू में दे रखा है 0, 1, 3, 4, -7, 2, ठीक है, 1, 4, 5, सही है। आप मुझे जल्दी से समझाने वाले हो, लिखने वाले हो, समझाना नहीं, मेरे को बताना भी नहीं है और दूसरों को भी नहीं बताना, ठीक है। चाइनीज लोग भी नहीं बताएंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता, मैं मना करता हूँ, उनको पकड़ भी नहीं आती मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। A13, A32, सही है। लिखो फटाफट, A13, A32, A13 और A32 की वैल्यू कितने लोग बता सकते हैं? हाँ, बस इतना ही पूछना था, कितने लोग बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं। कॉन्फिडेंस तो है ना ये तो कि मैं सही बताऊंगा। बहुत कम बच्चों की आवाज आएगी। हाँ, ठीक है। हाँ भाई, A13 का मतलब, A13 का मतलब 3, A13 का मतलब 3, सही क्या भाई? फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। अच्छा, अगर भाई तो A32 की बात करी जाए तो A32 पक्की बात, ये वाला 4, ये वाला 4, सही है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी समझा देता हूँ, ये अब ये M क्या चीज़ है ना।
जैसे लेट से किसी ने मेरे से पूछा तो M13 क्या है, तो M13 का पहली बात तो नाम हो गया माइनर ऑफ A13, ठीक है ना भाई। अब A13 का मतलब ये कि मैं ये A13 वाले तो आपने 3 बताया ना मेरे को, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दूंगा तो जो बच गया 4 -7 1 and 4, ये 1 and 7 4 ही है ना 4, हाँ 1 and 4, ये इसका माइनर तैयार हो गया। स्टोरी पकड़ में आ गई आपको, बस ये इसका माइनर है। अब किसी ने पूछा कि M32 कितना होगा, तो मैं जवाब दूंगा माइनर ऑफ A32। A32 बोले तो मैं इस पे पहुंच जाऊंगा, इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट कर दूंगा, तो जो बच गया उसको कॉपी कर दूंगा, दैट विल बी 0 4 3 2, बराबर है ना भाई। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे हैं सर इसका आगे करना है कि नहीं करना है, कर लो, ठीक है ना, मतलब अपना काम हो गया। माइनर में अगर आप ये लिखोगे वेरी गुड, ओके मिल जाएगा। मतलब अब आप ये चाहते हो कि मैं 16 + 7 लिखूं तो वो भी चलेगा, याद है ना भाई। अच्छा, और अगर भाई द वे इधर आप बोलोगे 0 - 12 बोले तो -12 ऊपर की तरफ 23 बराबर, दैट इज योर माइनर, काम खत्म। कहानी पकड़ में आ गया आपको, माइनर, ठीक है। जिन लोगों के माइनर पकड़ में आ गया आगे बढ़ेंगे अपन, राइट है। अब मेरे को आप वो पढ़ा डेल्टा, डेल्टा पढ़ा हुआ है ना, ठीक है ना। इसके बाजू में ही आप मेरे को एक M22 बताओगे और एक M33 बता दो, सही है भाई। M22 और M33 लिख देना इसके बाजू में, मतलब समझ में आ गया। एक आसान सा काम आप भी कर दो। एवरेज बच्चा भी इसको देख करके बना देगा, चैप्टर बनने लग जाता है उससे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बदल गया M12 तो इसका मतलब मेरे को माइनर ऑफ A22 बताना है। A22 का मतलब ये वाली कॉलम और ये वाली रो डिलीट कर दूं, तो जो बचा वो मैं लिख देता हूं बस, सिर्फ A11 A13 A31 और A, बेहतरीन, सही है। ये आपका हो गया है ना। अब इस पे आ जाते हैं, अब इसके ऊपर बात करते हैं M33 माने ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट कर दूं तो जो बचा रह गया वो क्या बच गया, A11 A12 A21 और A22, दैट्स इट, सही है। अच्छा, अब मेरा काम यहाँ से ऑफ, इसके बाद में अगले पॉइंट पे आते हैं। माइनर आ गया ना समझ में कि माइनर क्या स्टोरी। माइनर माने वो हम जो पिछले साल ही सीख गए थे, याद है आपने स्ट्रेट लाइन में। अभी मेरा जब हमने इसको ओपन करना सीखा था तो अब आपने मेरे को बताया था कि इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करो, तो हम माइनर ही तो निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे थे और कर क्या रहे थे, ये अपन लास्ट ईयर सीख चुके थे, बस ये नहीं पता था अच्छा यही माइनर है क्या, ठीक है ना भाई। हाँ, अब हालांकि हो सकता है शायद आपने को फैक्टर भी सीखे हो, लेकिन हो सकता है अभी तक नहीं पता, इसलिए आप चला रहे हो कि नहीं मेरे को ये कोई नई चीज बता रहे हैं, लेकिन बाकी ऑटोमेटिकली अधिकतर लोगों को पता है कि हाँ ये ऐसे होता है। एनीवे, मैं डेल्टा वापस लिख रहा हूं, सही ना। डेल्टा मैंने लिखा था A11 A12 A13 A21, ठीक है ना भाई, A22 A23 A31 A32 A33, बराबर है। ये अपना डेल्टा पड़ा है, सही भाई। अगर अपने पास में ये डेल्टा है तो इस डेल्टा के लिए मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि इस डेल्टा की जो भी वैल्यू है, याद है ना, मैं इसको 6 तरीके से खोल सकता हूं। मैं इसको फर्स्ट रो से खोल रहा हूं, तो फर्स्ट रो से खोलते हैं साइन पे A11, सही ना भाई, इनटू के अंदर इसका माइनर, सोचा ना भाई, तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं M11, चलेगी बात, ये बात समझ में आ गई। फिर प्लस के बाद माइनस A12 इंटू में M12 प्लस A13 इंटू M13, कहानी पकड़ में आ गई। तो जो डेल्टा होती है उसकी वैल्यू इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर माइनर, ठीक है ना भाई। लेकिन सर ये बीच में प्लस माइनस के लिए क्या सोच रहे हो, मैंने कहा इसके लिए मैं ये सोच रहा हूं कि आप ये समझिए कि आपने मुझे दिया Aij मल्टीप्लाइड विद Mij और -1 की पावर I प्लस जे। ये -1 की पावर I प्लस जे समझ में आया आपको, यही अपने को अल्टरनेट प्लस माइनस दे रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, इस जगह पहुंचा, तो देखिए I प्लस जे कितना हुआ 3, इसलिए -1 की पावर 3 हुआ और माइनस कॉपी हो गया, नहीं है समझ में। अब यहाँ वाले में पहुंचते क्या हुआ था, I प्लस जे इक्वल टू 4 बन गया था, तो -1 की पावर 4 की वजह से प्लस कॉपी हुआ।
क्या हम लोग इसको सब जगह अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही काम का फॉर्मूला है, याद रखना। डी इज इक्वल टू में मैंने डी बोले तो डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइटल इज कोफैक्टर्स। हाँ भाई, अगले टाइटल पे आ जाएगा कोफैक्टर्स, लिख लीजिएगा। माइनर्स अलोंग विद, माइनर्स अलोंग विद, माइनर्स अलोंग विद, minors along with their elements position sign, minors along with their elements positions sign। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? माइनर अलॉन्ग विद देयर एलिमेंट पोजीशन साइन। जिनके दिमाग में ये नहीं आया, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसे दिखाते हैं CIJ से, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड बाय CIJ, और CIJ इज, ठीक है ना भाई, CIJ इज कोफैक्टर ऑफ AIJ। जैसे पिछली बार अपन ने MIJ का इंट्रोडक्शन कराया था, उसी तरह CIJ का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पे पता रही है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, CIJ क्या है? CIJ कुछ भी नहीं है, जो MIJ होता है ना वही है, बस आगे प्लस माइनस का साइन के लिए -1 की पावर i प्लस j। कहानी जिनके समझ में आई बेहतरीन, जिनके नहीं आई वो थोड़ा और वेट कर लें, और उम्मीद है कि आप ये बात अभी थोड़ी देर बाद आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछा कि डेल्टा इज इक्वल टू में, ठीक है, 1 2 3 0 5 9 2 2 1, ठीक है ना, फाइंड M21 एंड C21। मान लो किसी ने मेरे से कहा कि आप तो सर इसका माइनर बताओ, एक ही एलिमेंट है और उसी एलिमेंट का कोफैक्टर भी बताओ, तो मैं दुनिया को क्या कहूंगा? मैं दुनिया कहूंगा मुझे निकालना तो M21 ही है, C21 तो बस प्लस माइनस के साथ आने वाली चीज है। M21 का मतलब ये, M21 इज इक्वल टू में माइनर ऑफ A21, सही है भाई। इसका मतलब माइनर ऑफ A21 का मतलब ये माइनर ऑफ 0, सही है ना भाई, 0 का माइनर। इसका मतलब 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम डिलीट कर दूं तो जो बच गया मेरे पास में दैट इज 2 3 2 1, सोच लेना आप तो। इसका मतलब -4, बराबर है ना भाई। तो M21 इज इक्वल टू -4। अब किसी ने मेरे से कहा नहीं सर मुझे तो C21 भी बताओ, तो C21 इज इक्वल टू -1 का क्यूब समझे आप? क्यूब क्यों? 2 + 1, अरे 2 + 1, 2 कौन? 2 और 1, ये बात समझ में आई? तो -1 का क्यूब इंटू में M21, इसका मतलब -4 बोले तो 4। नहीं आया समझ में? जो माइनर था ना उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस बोल दो बस। अच्छा ये भी हम लोग है ना, ये जो कर रहे हैं ये नाटक है, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। अपने को तो प्लस माइनस याद है, नहीं ध्यान। अब आपको ये नहीं पता ये प्लस होता तो इसके पास वाला माइनस, तो जो भी बोलना है वो माइनस लगा के बोल रहा है। अब माइनस आ रहा है तो माइनस लगा के बोल दिया हमने। हम ये थोड़ी ना नाटक करेंगे, ये तो सिर्फ हाथी के दांत हैं, लेकिन दिखाने इसलिए और याद रखने इसलिए पड़ते हैं। IT इस पे खेलता बेटा, हम जिसे सोचते ना हम तो ऐसे ही कर लेंगे, वो कहते ऐसे कैसे कर लोगे? हाँ, अब आप IJ और I + J पे खेलो, वो उस पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना लेता है, PNC का क्वेश्चन बना, तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर्मूला क्या था, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। कहानी पकड़ में आ रही है? अच्छा चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बताते रहना साहब, ठीक है। आपको मेरे को समझाना है M23 और C23 बना लोगे? फाइंड आउट फटाफट कर लेना बस आप लोग। हो गया क्या? बस आपका काम बने, आगे बढ़ो। अब आपको समझ में आ गया माइनर कौन, कोफैक्टर कौन? माइनर वो जो रो और कॉलम को डिलीट करके आता है, और कोफैक्टर वो जो माइनर के आगे प्लस माइनस लगा के आता है। आम भाषा में बोला जाए तो कोफैक्टर वो जो माइनर के आगे प्लस माइनस उसकी पोजीशन के साइन के साथ आ जाए। सही है कि कब कौन सा प्लस कब कौन सा माइनस लगाना है। एनीवे, अब तब तक आप में से जो समझदार व्यक्ति है उसके लिए एक बार और वापस मेरे को लिखना पड़ता है A11, A12, A13, A21,
A22 A23, इधर की तरफ लिख लेते हैं A31 A32 A33, तब तक मैं दौड़ के इधर आ जाता हूं, क्योंकि कई बच्चों ने अब तक M23 बना लिया होगा। हाँ भाई, M23 माने 9 का ना। अब जो 9 का माइनर होगा दैट विल बी 1 2 2 2, सोच लिया क्या भाई? 1 2 2 2 माने -2। अच्छा, अब देखिए साहब, वैसे ही देख लूं तो मेरे को पता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब जो भी आंसर है उसमें माइनस लगाना है, तो आंसर इज +2। लेकिन मैं दिखावे के दांत कैसे दिखाऊंगा? मैं कहूंगा आंसर इज -1 to the power 2 + 3 इंटू -2, बोले तो सही है। नाटक फुल होना चाहिए एकदम, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में नंबर देगा, बोर्ड में नंबर देगा इसको लिखने के। अब मैंने जबरदस्ती लिख दिया और बीच का फार्मूला 1/4 काट लिया, अगले ने क्या जा रहा है? सही है ना। अपन को तो पूरा छापना है अच्छे से, है ना। उल्टा जब ये लिखो तो इंप्लाइज लगाना मत भूलना। अब आप इधर आ जाओ, तब तक आपने सभी को बताऊंगा D = में, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में आंसर है A11 और उसका C11, ठीक है ना, प्लस के अंदर A12 इंटू में को फैक्टर ऑफ 12, प्लस में A13 इंटू में C13, बराबर या गलत? क्या आपको कहानी पकड़ में आई आपके? पिछली वाला जो ये था ना, ध्यान है, मैंने अभी इसलिए मिटाने नहीं दिया, यही मैंने दोबारा लिखा, याद है आपको? अगर मैं M11 का को फैक्टर बोलता हूं, ठीक है ना, तो इसका को फैक्टर विल बी -1 की पावर 1 + 1 C11। M11 की जगह लिखता हूं मैं यही बात समझ में, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, और इसकी जगह क्या लिखूंगा? माइनस तो सरकारी है, वो तो पड़ा रहेगा। इसके अंदर मैं लिखूंगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू में C12। और अगर इधर देखा जाए तो इसकी जगह मैं लिखूंगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू में C13। अब बच्चे ये तो बोल रहे हैं हाँ तो भरना है, लेकिन सोचना क्या है वो भी तो सोचो। क्या आपको पता है ये प्लस का हो गया, माने मैं M11 की जगह प्लस का C11। अच्छा, ये ध्यान हो तो -1 का क्यूब बोले तो माइनस का हो गया, इसका मतलब माइनस के M12 की जगह माइनस का C12 और माइनस माइनस, इसीलिए वो C में आया। अब आप में से कई लोग ये समझ गए कि ये लिखने के पीछे अगला लॉजिक समेशन है सर, तो समेशन के अंदर आंसर विल बी Aij इंटू Cij। क्या -1 की पावर कुछ लिखूं? Ij है ना, बाकी तो क्या I और J तो कॉलम के ऊपर डिपेंड करे। आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई, आगे की बात, अगर भाई देखिए आपने एक बात पे मेरे ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था I और J तो हाँ कॉलम और उसके ऊपर डिपेंड करेगा, याद है ना, मैंने ये बोला था। लेकिन कई बार बुक्स वाले थोड़ा सा शैतानी में खेल सकते हैं, यानी मैं यहाँ समेशन के ऊपर नीचे कुछ लिखने वाला था, लेकिन फिर मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने I और J डिक्लेयर नहीं किया, अब मैं उसे भी डिक्लेयर करता हूँ। इसका परफेक्ट वे बताता हूँ, यहाँ I नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और J के लिए बताया जाएगा J = 1 से 3 तक। उम्मीद है आप समझेंगे थोड़ी देर। आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिखा? आपको पता है ये लिखने का मतलब मैंने क्या लिख डाला? ऊपर वाली लाइन नहीं आया समझ में? एग्जैक्ट ऊपर वाली लाइन चिपका दी मैंने, अभी भी नहीं आया, है ना। अच्छा, और अगर भाई तो कॉलम वाइज खोल रहे हो तो J की वैल्यू आती है। ये तो अपन कैसे खोले? अपन ने ये खोला, इसे ऐसे खोला ना, अरे ये A11 A12 A13 खोला था मैंने रो वाइज खोला। अगर मैं कॉलम वाइज खोलूंगा तो सबका पीछे J की वैल्यू 2 आएगी। मैंने अगर कोई बाई द वे इसके कॉलम से खोलता ना, इस वाले कॉलम से खोलता, तो यही इसी D का आंसर होता AI2 इंटू में CI2, सही है। और मैं यहाँ I की वैल्यू लिख रहा होता 1 से लेकर के 3 तक, गलत तो नहीं हूं मैं? अब मैं I की वैल्यू चिपका रहा होता 1 से लेकर के 3 तक, इसीलिए मैं रुक गया था। मैंने कहा मैंने I और J लिखा है तो सरकारी लिख रहा हूँ, तो प्रॉपर रास्ते से भी लिखना सीख लेना। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ही खेल सकता है, ठीक है। बुरे समय के लिए सारी बातें कर रहा हूँ ताकि कल को ऐसा ना हो जाए कि अरे सर आपने तो कुछ और बताया था, उन्होंने तो नहीं बताया, तो मैं भी वही बात बता दूं कि वो क्या क्या सोच सकता है ना, बुरे से बुरे में। अभी अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पर जाओ फटाफट से। हाँ भाई लिखेगा, ये क्या लिखा है? हाँ भाई लिखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट या रिमार्क में पहला रिमार्क लिखेगा फटाफट से।
sum of product of element of any row, sum of product of elements of any row slash column, sum of product of elements of any row slash column with their corresponding cofactors, sum of product of elements of any row slash में column with their corresponding cofactor gives the value of determinant, with their corresponding cofactor gives the value of their determinant. ये आपको समझ में आया? ये अपने अंग्रेजी भाषा में क्या लिखा है, क्या लिखा पता चला आपको? ये लिखा है, ये वाली लाइन लिखी है, किसी भी एलिमेंट के उसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट का सम जो होता है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू देता है। यही बात अपन ने दोबारा बस अपने इसको वर्बली लिखा है। अगले पॉइंट पर आ जाइएगा। अगला पॉइंट है, लिखेगा सेकंड पॉइंट लिखेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, sum of product of element of any row slash column, sum of product of any row slash column with corresponding cofactors of another row or column gives 0। नहीं है समझ में? अगर गलती से यही आपने देखो, अगर ये क्या कहना चाह रहा है, A11 का, A12 का और A13 का उन्हीं के कोफैक्टर से, A11 का C11 से, A12 का C12 से और A13 का C13 से प्रोडक्ट करके सम कर दिया तो D दे जाएगा। और गलती से A11, A12, A13 का अगर आपने, ये तो फर्स्ट लाइन का ये था ना, सबके अपने अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन गलती से यही एलिमेंट्स का अगर आपने सेकंड रो या थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आपने C21, C22, C23 कर दिया, तो अगर ऐसा कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आंसर विल बी 0। यही मैं कहना चाह रहा हूं। बात समझ में आई आपको? अगर बाय द वे एलिमेंट्स के खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन का सम किया तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर गलती से भी एलिमेंट्स के पास वाली रो से या उसके पास वाली रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया तो बर्बाद हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। और हम इस 0 पे ज्यादा खेलते हैं क्योंकि डी तो सभी निकालेंगे और हम 0 पे ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि गलती से दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर आ जाएगा भाई अपना, कुछ और नई चीज मिलेगी उसमें, ठीक है ना। लिख लें आप भाई, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड पे आ जाइए फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, क्वेश्चन पे आए। हाँ भाई लिखिएगा अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन से भी पहले एक छोटा सा इस रिमार्क चल रहा है ना, सेकंड थर्ड रिमार्क पे आइएगा। थर्ड रिमार्क लिखिएगा, इफ डी डैश इज द डिटरमिनेंट, if d dash is the determinant obtained by, if d dash is the determinant obtained by replacing the element of d, if d dash is the determinant obtained by replacing the elements of d by their corresponding cofactors, if d dash is the determinant obtained by replacing the elements of d by their corresponding cofactors, then d dash is equal to d to the power n minus 1, then d dash is equal to d to the power n minus 1, ठीक है ना भाई। इसमें ये भी याद रखना, सेमीकोलन n is greater than equal to 2 होता है, where n is order of determinant। जिन्होंने ये लिख लिया, समझने समझाने का समय है, ठीक है। उम्मीद है, वैसे तो नहीं समझाया था, प्रोटोकॉल के बाहर जाके मैं हर छोटी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई, कोशिश कर रहे हैं
कि आप में से कई बच्चे इस लेवल की बात को पहले समझ जाएं चैप्टर के दौरान, राइट है। मान लीजिए मैंने डी लिखा, ठीक है, उम्मीद है आपको इंग्लिश बिल्कुल पकड़ में नहीं आई होगी जो मैंने लिखवाई इससे पहले, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, D आ गया। अब D डैश कौन है? D डैश इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि D डैश अपने आप में एक डिटरमिनेंट है, हर एलिमेंट के कोफैक्टर को लगा करके बनी हुई। जैसे A11 का कोफैक्टर C11, अच्छा A12 का C12, इसका C13, यहाँ पे C21, C22, C23, C31, C32, C33, बराबर है ना भाई। D डैश अपने आप में ऐसी कोई डिटरमिनेंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि देन D डैश इज इक्वल टू D की पावर n-1। तब तक आपको ये भी नहीं पता है कि क्या पंगा हो रहा है, तब तक मैं आपको पहले बता दूं बेटा, देख n इज इक्वल टू 3 है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लॉ या अकॉर्डिंग टू द लॉ रिटन अबोव, माने जो आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ रिटन अबोव, क्योंकि आप तो कॉपी करोगे ना तो आपको पता चलना चाहिए ऊपर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली D डैश इज इक्वल टू D स्क्वायर है, सही है ना भाई। अब D डैश इज इक्वल टू D स्क्वायर है, कहने का मतलब ये कि कोई अपने ही इसकी खुद की इसी से मल्टीप्लाई कर दे तो जो आंसर आएगा वो ये होगा, नहीं है। अब हालांकि मेरे को एक स्टेप आगे जाके खेलना पड़ेगा, और वो स्टेप आगे जाके खेलने का क्या है, हालांकि हमने अभी तक डिटरमिनेंट खोलना ही नहीं सीखा, लेकिन हम लोग डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करना पहले सीख जाएंगे। कहो तो खेल जाऊं, है ना, आगे का भी पत्ता खेल देते हैं, ऐसा कौन सा भारी काम है, आगे पीछे आज नहीं तो परसों सीखोगे, मल्टीप्लाई तो सीखनी है, तो जो काम परसों करो वो आज कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, इस बहाने से। नहीं तो क्या है ना, इसीलिए लोग है ना प्रोटोकॉल में ये करवाते ही नहीं है, इसका प्रूफ नहीं कराते, बस लिखवा के चल देते हैं, देख बेटा वहां कहा था ना, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ सीख लेते हैं। अपन ने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या जाओ भाई इधर आ जाओ, तब तक आपको पता होगा इधर की तरफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, इधर की तरफ A31, A32, A33, बराबर है ना भाई, 33, इधर की तरफ C11, C12, C13, C21, C22, C23, इधर की तरफ C32, C1, C32, C33, बराबर। हाँ जी साहब, मल्टीप्लाई कैसे होती है? देखिए साहब, नॉर्मली मल्टीप्लाई होती है, इसमें 4 तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस में, रो बाई रो, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा पॉपुलर है दैट इज रो बाई रो, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूं मल्टीप्लाइंग रो बाई रो, मल्टीप्लाइंग रो बाई रो बाय रो, समझ में आया आपको? रो बाय रो का मतलब रो इंटू रो। अब कैसे रो इंटू रो? ये पहली रो, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद दिस, सही है। अब देखना मल्टीप्लिकेशन, देखना चुपचाप, ताकि आप में से हर एक बंदा है ना मल्टीप्लिकेशन यही सीख जाए, ठीक है। कैसे होता है देखो मल्टीप्लिकेशन, A11 और पूरे का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप समझ जाओगे, ठीक है ना। मैंने लिखा A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, समझ में आया आपको? नहीं आया? ये पहली रो का पहली रो से मल्टीप्लिकेशन हुआ, और वो वाली पार्टी अभी सिर्फ एक जगह पहुंची है यहां पर, अभी ये और ये बाकी है, नहीं आया समझ में? तो सोचो अब जिस दिन इसकी मल्टीप्लाई होगी तो अब किससे होगी? सेकंड रो से। तो देखो साहब यहां क्या लिखूंगा मैं, A11 C12 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, बराबर है ना भाई। अच्छा, पास वाले में क्या लिखना है मेरे को? पास वाले में मेरे को लिखना है कितना? A11 C31, सोच लिया आपने, प्लस में A12 C32 प्लस में A13 C33, बराबर है ना भाई। अब अपन इसको यहां लगा देते हैं। अभी तक तो सिर्फ ये मल्टीप्लाई हो इससे और इससे, कहानी पकड़ में आई आपको। अब अपने को एक यहां पे भी मल्टीप्लाई करनी है, एक यहां करनी है और एक यहां करनी है, बाकी नीचे डैश कर देंगे। 3 जगह और हिम्मत दिखाते हैं, रेडी। इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले से, फिर इससे, फिर इससे,
तो देखिए साहब मुझे लिखना है A21 C11 प्लस A22 C12 प्लस में A23 C13 बराबर है ना भाई। A21 C21 सोच लिया प्लस में A22 C22 प्लस में A23 C23। अरे बड़ा गंदा काम है यार। ठीक है, A21 C31 प्लस में A22 C32 प्लस में A कितना भाई 23 और C33 एंड डैश डैश डैश। ठीक है ना, खत्म। अब आप में से कई लोग समझदार लोग समझ जाएंगे कि मेरे पास में डी डैश, जो मेरे फाइनली डी डैश बना ना, अरे डी डैश सोचा हमने, एंड दैट इज इक्वलेंट टू ये वाला डी, ये पूरा डी बन गया, याद है ना भाई। एलिमेंट के उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का सम डी दे गया। पास वाला जीरो, पास वाला जीरो, सोच लिया, फिर जीरो डी जीरो, अगला जीरो जीरो डी। सही है भाई। जिस दिन भी इसे खोलूंगा तो कैसे खोलूंगा, यूं खोल दूं। अगर मैंने यूं खोल दिया तो डी मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर माइनस जीरो, फिर माइनस जीरो, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, याद है। इससे खोलूंगा तो, और इधर प्लस का जीरो, तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया। तो इसका मतलब ये कि डी डी डैश इज इक्वल टू डी क्यूब। इसका मतलब क्या समझू, डी डैश इज इक्वल टू डी का स्क्वायर, और वही मैं आपको कह रहा था। अब स्टोरी पकड़ में आ गया आपके। ठीक है, इस बहाने से प्रोडक्ट फ्री है अपना। अब आपको प्रोडक्ट करना भी आ गया। जिन लोगों को मल्टीप्लिकेशन की बात समझ में आएगी वो हमेशा के लिए एक एग्जांपल सेट हो गया उनके लिए। अच्छा ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है धीरे धीरे, ये बहुत पेशेंस का गेम है। और स्टूडेंट को पता 100% नंबर इसलिए आते हैं, क्यों, क्योंकि आराम से यही होना है और होता भी नहीं कुछ, इसके सिवा कुछ नहीं है इसमें। 7 या 8 इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको घुमाते रहो, आंसर आ जाता है अरबल। इवन कई बार तो ऐसा भी होगा कि अपन जिस पे बात कर रहे हैं वो वही आ गया, बोर्ड भी पक्का कर देंगे अपन, इसमें नक्की करते जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, 12th के अंदर तो मतलब बहुत जबरदस्त गेम होता है। 12th में तो आप अगर भाई तो ईमानदारी चले तो ना केवल बोर्ड में अच्छे नंबर आते हैं, बल्कि 100% या मेंस में भी हो गया। तो ये तो प्यार से होता है ना, हम सोच ही नहीं सकते। मतलब मैथ्स में मैं अपनी बात तो मैथ्स में ही कर सकता हूँ मैं, हाउ कैन आई से अबाउट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ, मैथ्स में तो बच्चा आगे निकल जाता है अगर आप बिल्कुल एकदम प्रोफेशनली चल रहे हो तो। इमोशनली मत चलना कि कभी आप अचानक से बहुत ऊपर चले गए और कभी अचानक से बिल्कुल ही लुढ़क गए। ठीक है, एकदम प्रोफेशनली चलोगे, इतना इतना करना है यार, घर के लिए काम मिलता है, ये मेरा काम है, इतना तो बोर्ड तो निकालना ही पड़ेगा मेरे को। चलिए प्रॉपर्टीज पाते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स लिखें। जैसा मैंने बोला था अपन आ गए बहुत ही काम की जगह पे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। हाँ साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में आइए फटाफट से। रेडी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में लिखें। हाँ भाई लिखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। टाइम लग रहा है आपको, शायद आप में से काफी लोग उधर हैं, अभी तक लिखा नहीं है आपने उधर का। चलिए, है ना। हाँ भाई, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। ठीक है ना भाई, ठीक है, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। इसका मतलब समझना भाई, i.e. ठीक है ना भाई, फर्स्ट रो, ठीक है ना भाई, फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना भाई, और फर्स्ट कॉलम, इसमें एंड ही लगाओ, फर्स्ट कॉलम टू फर्स्ट रो। कहने का मतलब ये कि हमने रो को कॉलम से बदल दिया और कॉलम को रो से बदला। एक मिनट समझना इसको, है ना भाई। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा 1 1 2 0 1 3 और 4 1 1, लेट्स से किसी ने अपने को ये दे दिया। ठीक है भाई, उम्मीद है मेरे साथ में मिलकर के काफी सारे बच्चे ये पता कर लेंगे कि 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई और 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या क्या है। 1 मल्टीप्लाइड बाई -2,
नहीं आया? अगला वाला 1 मल्टीप्लाइड बाई -12, -12 लिख दो। अगला वाला 2 मल्टीप्लाइड विद -4, बराबर है ना भाई? तो ये वाला आंसर इज प्लस का 12, माइनस का 8, मिला के 4, और 4 - 2 बोले तो 2, आंसर इज 2, बराबर है ना भाई? तो ओरिजिनली डिटरमिनेंट है वो ये है, डिटरमिनेंट ये रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर रहा हूँ। जब मैं रो को कॉलम से इंटरचेंज करूंगा ना, तो मैं ये प्रॉपर्टी ऊपर लिखूंगा, ध्यान से समझना भाई, रो इज इंटरचेंजेस विद कॉलम। रो को इंटरचेंज कर रहा हूं कॉलम से। अब समझना भाई, इसका मतलब डी का मतलब समझना। अब जो डी बनेगा वो कैसे बनेगा, ये आपकी पहली रो है, दिख रहा है आपको? इस पहली रो को जो अभी और इस तरह से लेटा हुआ इसको खड़ा कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1 1 2, कहानी पकड़ में आई आपको? अगला वाला 0 1 3, पकड़ में आई? अगला वाला 4 1 1। अब एक काम करते हैं अपन, ठीक है भाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई, माइनस में 0 मल्टीप्लाइड बाई, प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाई। सोच लिया आपने? 1 मल्टीप्लाइड बाई बोलिए, -2, श्योर है भाई? 0 मल्टीप्लाइड बाई भी बोलो, 0 मल्टीप्लाइड बाई, अरे 1 माइनस -1 बराबर है, हाँ भाई। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख दो भाई, तो फाइनली 4 - 2 बोले तो इसका मतलब ये कि रो को कॉलम से बदलने पर आंसर अनचेंज रहता है। समझ में आया? एग्जांपल लगा लीजिए, आगे बढ़िए। हालांकि मेरे को लगवाने नहीं चाहिए थे, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये बात भी मैंने यहाँ नहीं बताई तो फिर कब बताएंगे? 13 को तुम बताते ही नहीं है, ठीक है? तो आपको तो पहली बार एनकाउंटर है, तो आपको उनसे ये तो मिल तो लो इनसे अच्छे से, जो रो टू कॉलम ऐसे बदलता है, और ऊपर प्रॉपर्टी ये लगाते हैं, ठीक है ना? हाँ भाई, लिखिएगा सेकेंड प्रॉपर्टी में, लिखिएगा इफ एनी टू रोज if any two rows or two columns, if any two rows or two columns are interchanged, if any two rows or two columns are interchanged, then sign of determinant is changed, then sign of determinant is changed. If any two rows or two columns are interchanged, then sign of determinant is changed. देखिए साहब, डी आपने अभी अभी निकाला 1 1 2 0 1 3 4 1 1, समझ में आया? और आंसर कितना आया था? 2, यही था ना भाई? अब इनमें कोई भी दो कॉलम जिन पे आप हाथ रख सकते हो रख लो आप। जैसे मान लीजिए कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो, मान लो जैसे मैंने इन दो रो पे हाथ रख दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा R1 और R3 आपस में बदल रहा हूं मैं, R1 और R3 मैंने आपस में बदल दिए। कहानी पकड़ में आ रही है ये बात? अगर मैंने कोई भी दो रोज आपस में बदल दी, कोई भी दो रो, तो मुझे पता होना चाहिए कि अब की बार जो डी बनेगा, सही है, वो ये, जैसे मैंने इन दोनों का आपस में बदला, तो इसका मतलब 4 1 1 ऊपर पहुंच गया और 1 1 2 नीचे आ गया, और बीच वाले का कोई असर नहीं हुआ। अब जब मैं इसे ओपन करूंगा तो 4 टाइम्स -1 इंटू प्लस में 1, सही है भाई? अब जरा ही देखिएगा, इधर की तरफ बन गया 2 - 3 बोले तो -1, नेक्स्ट वाले के अंदर बन गया 0 - 3 बोले तो -3, लिख दो भाई। 1 की मल्टीप्लाइड किससे? -1, सही है? इधर की तरफ बन गया प्लस का 3, ये मिला के हो गया -4 और एक -5, -5 और +3 मिला करके -2। तो क्या साइन बदला कि नहीं बदला? तो कहने मतलब ये कि साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज। सही है, आगे बढ़िएगा। आपका पड़ोसी अगर आपसे बात करके मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसे रोक लेना। मैं इसीलिए जानकर मैंने एग्जांपल लगाता जा रहा हूँ ताकि आप समझते जाना भाई ये कहानी क्या है, अगली को समझना। हाँ भाई, ये आपका आता है, ये आपको देखा हुआ है। थर्ड पे आ जाएगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रो, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और इन अ कॉलम, और इन अ कॉलम आर zeros, if all the elements in a row, if all the elements in a row or in a column are 0, then value of determinant will be 0, then value of determinant will be 0। समझाऊँ? ये आता है ना, है ना? बस एक एग्जांपल लगा लेते हैं। एग्जांपल माने सॉल्व भी नहीं करेंगे, बस सिर्फ ऐसा लिख लेंगे 4 1 1 0 0 0, ठीक है, 1 2 3 = 0। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको हाथों आइडिया पड़ जाएगा कि हाँ भाई आ गया सही में 0, ठीक है ना भाई? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अगला पॉइंट पे आइएगा फटाफट से, पॉइंट नंबर 4। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 4,
लिख लिया। पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा, ये भी आपको आता है। इफ एनी टू रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, if any 2 rows or 2 columns are identical, then value of determinant will be 0. If any 2 rows or 2 columns are identical, then value of determinant will be 0. सही भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर भाई तो किसी ने d इज इक्वल टू में ऐसे भी दे करके ऐसा दे दिया, मान लो d इज इक्वल टू में दे दिया 4 1 1, ठीक है, 1 0 3 और नीचे वापस 4 1 1 दे दिया, तो 100% आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि ये और ये रो दिख रहा है। क्या कहने का मतलब ये कि R1 इज इक्वल टू R3, ये दोनों बराबर हैं, एकदम सेम आ गया। सही है भाई, आ जाइए फटाफट से। अगर ये दोनों सेम है तो आंसर 0 होगा ही होगा। आइडेंटिकल होते ही आप तुरंत गा दोगे आइडेंटिकल है 0 है ना। पॉइंट नंबर 5 पे आ दो। पॉइंट नंबर 5, हाँ भाई, पॉइंट नंबर 5 इज if any 2 rows or 2 columns are proportionate, if any 2 rows or 2 columns are proportionate, then also value of determinant equal to 0. If any 2 rows or 2 columns are proportionate, then also value of determinant equal to 0. देख लिया? Then also value of determinant equal to 0. हाँ भाई लिखिएगा, नेक्स्ट पे आइएगा फटाफट से। If all the elements of any row or column, if all the elements of any row or column, if all the elements of any row or column are multiplied, if all the elements of any row or column are multiplied by a constant k, then value of determinant is also, then value, if all the elements of any row or column is multiplied by k, then value of determinant also multiplied to k times, then value of determinant becomes k times, है ना भाई। इसका मतलब समझना भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को d इज इक्वल टू में दे रखा था, d इज इक्वल टू में अपना पुराना वाला d लेना भाई, 1 1 2 0 1 3 4 1 1, सही है ना भाई। ये इसका आंसर कितना था 2, ये अपने को आइडिया है। अब आप किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को पकड़ लो, उसकी जिस मर्जी है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना भाई। लेट्स से कि अपन लोगों ने क्या किया, d के अंदर ऐसा करा कि जो आपका कॉलम है ना, जैसे मान लेते हैं अपने थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम दिख रहा है आपको, थर्ड कॉलम की 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं बस ये लिख रहा हूँ 5C3, मैं इसमें ये लगाऊंगा C3 पर ऑपरेशन हुआ है, C3 फिर ये जो लिखा है ना, इसका मतलब C3 का ऑपरेशन हुआ। मैंने क्या किया 5C3, जैसे मैं 5C3 करूंगा अभी ये D नहीं कहलाएगा, अभी ये कुछ और हो जाएगा, ठीक है। जैसे लेकिन 5C3 करते ही मेरे को लिखना तो ये पड़ेगा 1 1, और ये याद है ना पूरा एक सेम, पहले मैं ये लिख दूँ 1 0 4 1 1 1, और मैंने जैसे इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी, ये कितना बन गया 10 15 और 5, बराबर है ना भाई। अब मैं इसकी वैल्यू निकालने की देखता हूँ, है ना भाई, निकाल के भी देख लेते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई और 10 मल्टीप्लाइड बाई, बराबर है ना भाई। अच्छा, इधर देखा था 1 से मल्टीप्लाई करते 5 - 15 बोले तो -10, बराबर। अच्छा, और इस 1 के लिए सोच रहा हूँ तो 0 -60 -60 कर दो, बेहतरीन -60। अच्छा, इस 10 के लिए खोलो -4, तो फाइनली मेरे पास यहाँ से 60 आया, 60 में से 10 गया 50 रह गया, 50 में से 40 गया 20 रह गया, 10 रह गया, सॉरी कितना रह गया 10, और 10 इज इक्वल टू में 2 × 5, क्या था ना, डी की वैल्यू जो 2 थी उसका वाकई 5 गुना हो गया है, ठीक है ना। दैट इज इक्वलेंट टू, या फिर यूं लिख देता हूँ, इट इज 5 टाइम्स डी। तो अगर बाय द वे किसी भी कांस्टेंट से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हो ऑटोमेटिकली उसके डी पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, डी उतने गुना बढ़ जाता है, सही है। आगे बढ़ो। हाँ भाई, इस बहाने से सही कईयों बार अपन लोगों ने डिटरमिनेंट खोल दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अपन डिटरमिनेंट कितना भी कर लें, जब आईआईटी में क्वेश्चन आता है तो वो लेके आता है tan α 8 cos 2 α cos α, ठीक
ठीक है, हम देखते ही समझ जाते हैं बाईपास। ठीक है अगला क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं, अभी इसको भी देखेंगे बाईपास क्यों, हम बाईपास करेंगे चैप्टर को या ये चैप्टर है ना 100% अपने को पास करेगा, अपन ये देख लेंगे अभी है ना, थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। ठीक है आगे लिखिएगा फटाफट से, पॉइंट नंबर कितना चल रहा था 6। हाँ भाई 7 पे आ जाओ, और प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिखिएगा द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड बाय, the value of determinant is unchanged by adding or subtracting, the value of determinant is unchanged by adding or subtracting the multiples of any row, adding or subtracting the multiples of any rows, the multiples of any rows into the given row, into the given row, into the given row, ठीक है इनटू द गिवन रो। ठीक है ना, इसी के अंदर आगे लिख दीजिएगा सेम अप्लाइड विद द कॉलम ऑल्सो, सेम अप्लाइड विद द कॉलम ऑल्सो, लिख लिया आपने, सेम अप्लाइड विद द कॉलम ऑल्सो। ठीक है इसको समझाता हूं मैं आपको, समझना भाई, ये क्या स्टोरी है, ये यही है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो डिटरमिनेंट का सबसे असली क्रक्स यही है। जैसे कहने का मतलब क्या ना, ये छोटी छोटी चिरकुट हरकतों से कुछ नहीं होने वाला कि दो आइडेंटिकल आगे जीरो कह दिया, एक वाला टर्म जीरो आ गया, पूरी पूरी एक रो जीरो आ गई, पूरा पूरा एक कॉलम जीरो आ गया, जीरो बोल दिया, या फिर किसी एक कॉलम से किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट उतने गुना बढ़ गया। ये सब बकवास है, इनसे हमारा कुछ नहीं बनने वाला। रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। ये सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसी बातें थी ना जो सिर्फ कोरस है, असली सिंगर अब है। ठीक है ना, अभी तक तो कुछ नहीं, ये शुरू में हुआ हुआ करने के लिए था, अब कहानी तो अब चालू हुई है। ठीक है ना, अब स्टोरी क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको मैं पहले आपके लिए उस तरीके से बताता हूँ जिस तरीके से है ना थियोरेटिकली बताया जाता है। थियोरेटिकली क्या है ना, मान लो कोई भी एक आर आई करके कॉलम है, आर आई करके रो है, सॉरी ठीक है ना, हमारे पास 3 रोज हैं। पहली रो का नाम अपन आर आई रख लेते हैं, सेकंड रो का नाम आर जे रख लेते हैं, और थर्ड रो का नाम आर के रख लेते हैं। नहीं यहाँ समझे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये कि अपने पास जो डिटरमिनेंट है वो हम लोगों ने इस तरह समझ लिया है कि हमारे पास में कोई ऐसा डिटरमिनेंट है जिसकी इस रो का नाम आई है, इसका नाम जे है और इसका नाम के है, सही है। उसी तरह से इस तरफ का नाम आई, इस तरफ का नाम जे और इस तरफ का नाम के, समझ गया। कॉलम वाइज देखूंगा तो आई जे के और रो वाइज देखूंगा तो आई जे के, अभी नहीं पकड़ में है, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए कैसे चलेगा वो समझना। जैसे मान लो मैंने किसी भी एक रो को पकड़ लिया, लेट से मैंने फर्स्ट रो को पकड़ा जिसका नाम आर आई है। आर आई पर जो भी आर आई होगा उस पे मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स को, किसी भी रो का मतलब रो के सारे एलिमेंट, किसी भी रो को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करके जोड़ सकता हूं, कितने भी टाइम्स। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करते टाइम पे लिख दूंगा अल्फा आर जे, प्लस दूसरी वाली रो को भी जोड़ सकता हूं इसी टाइम पे बीटा आर के। तो इससे पता चलेगा डी का कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने आपने पूरी नीचे वाली रो उठाई और एज इट इज जोड़ दी, या माइनस से मल्टीप्लाई करके जोड़ दी, या -2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दी, या प्लस के 13 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दी, 1/3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दी, 1/3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब बिल्कुल एज इट इज पड़ी देखिए, हाँ एज इट इज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। यही सेम टू सेम नाटक में सी के लिए भी कर सकता हूं। लेट्स से कॉलम आई है ना, कॉलम आई, देखिए साहब मैंने इसमें एक और बात जो समझदार व्यक्ति वो समझिए, जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, जैसे इसमें आर आई रो पे मतलब आयत रो पे ऑपरेशन हो रहा तो आयत रो का छेड़छाड़ नहीं किया मैंने, इसकी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करी है, उसको तो एज इट इज लिख रहे हैं आपने। इसको अगर आपने प्लस या माइनस कर दिया इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो गई। जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया था अल्फा, अल्फा लिखते ही मैं अपनी इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में घुस गया था, नहीं है समझ में, याद है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी अल्फा टाइम्स हो गई, फिर भले आप दूसरे की प्लस और माइनस करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अल्फा टाइम्स जो हो गई आप, अभी भी नहीं है समझ में, है ना। अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो समझ लो, मतलब कहने का मतलब जिस पे ऑपरेशन होगा वो चुपचाप रखना है, उसको नहीं छेड़छाड़ करना, उसको छेड़छाड़ करने का तो डी के साथ छेड़छाड़ कर लो फिर आप, ठीक है। अब इस बात जैसे मैंने कॉलम आई पे बात करी तो कॉलम आई के साथ भी यही काम कर सकता हूं, अल्फा इंटू में कॉलम के, कॉलम जे प्लस में बीटा इंटू कॉलम के, सही है ना भाई। अगर मैं ऐसा करूंगा देन डी रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर अभी आता हूं,
ठीक है, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहां तक लिख लो पहले, ठीक है। अपन वो उसी छोटे छोटे पैरों से चलेंगे शुरू में, ठीक है। एक एक छोटे छोटे बेबी स्टेप लेंगे, फिर अपन धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, ताकि मैं आपको दिखा दूं। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा था, देखो वाकई ऐसा है सारा। है ना। इससे पहले कि मैं इस पे बात करूं, पहले मेरे पास में कुछ ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, उस पे आ जाते हैं। चेक विच ऑपरेशन इज पॉसिबल, ठीक है ना भाई, ये लिख लो पहले तो आप, चेक विच ऑपरेशन इज पॉसिबल। देखिए मेरे को समझाना आप कौन कौन से ऑपरेशन, मैं एक एक करके लिख रहा हूं। रेडी, फर्स्ट मैं लिख रहा हूं, पहला ऑपरेशन लिख रहा हूं, ठीक है। R1 पे ऑपरेशन हो रहा है माइनस R1 प्लस R2, बताओ क्या ऐसा ऑपरेशन कर सकता हूं मैं? क्यों? माइनस R1 ये अलाउड है, R1 को टच नहीं करना, R1 का ऑपरेशन लगाता हूं। कहने मतलब ये कि ये करते तो पहले आप डिटरमिनेंट बदल दोगे। समझ में आ गया? अगला देखते हैं, जिनकी बात समझ में आ गई वो अगले वाले में तो तुरंत ही बता देंगे। R2 इज इक्वल में हाफ R2 प्लस R1, सही है ना भाई? अच्छा चलिए, जिनके बाद में ये नहीं बना, जिनका ये बन गया, सॉरी सी पे आ जाओ। सी वाला कह रहा है C1 पर ऑपरेशन लगा, C1 प्लस में 2C2 माइनस C3, ऐसा कर सकता हूं मैं? कोई बताएगा ऑपरेशन किस पे लगा था? बोले तो कॉलम 1, बोले तो कॉलम 1, फर्स्ट कॉलम पे है ना, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अच्छा ये मतलब ये चलेगा, दौड़ेगा। अगले डी पे आ जाओ। अगला डी कह रहा है C3 2C1, ऐसा करके कोई ऑपरेशन हो सकता है? नहीं, ये इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अरे मीनिंगलेस है, C3 2C1 है ना, ये बकवास है कि इसका क्या मतलब है? अच्छा अब आप में से कोई कह सकता है सर वो इंटरचेंज वाली बात तो नहीं है। वो अगर लिखा जाता तो मैं ये लिखता C3 इंटरचेंजिंग 2C1, और इसके लिए भी मना करता। क्यों? क्योंकि हम रो टू सॉरी कॉलम टू कॉलम इंटरचेंज करते हैं, कॉलम टू किसी का ट्वाइस ऑफ कॉलम में इंटरचेंज नहीं करते। नहीं समझ में आया? वो भी संभव नहीं है। हाँ आप ऐसा नहीं कर देना कि इसका दुगना करके चिपका दिया इसकी जगह, ठीक है। हाँ फिर वो ऑटोमेटिकली डिटरमिनेंट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सही है। ई पार्ट अगले पे बात करिएगा। हाँ भाई नेक्स्ट इज R1 पर ऑपरेशन लगा R2 माइनस R1 प्लस R3, अब क्या गड़बड़ हो गया? माइनस R1 दिख गया आपको? नजर ही नहीं पड़ती, अगर ये अंदर ध्यान से कोई दूसरा ना चिल्ला है तो कई बच्चे तो हाँ भर देते हैं इसमें, सही है। क्या रहनी भाई स्मार्टली खेला था और कुछ नहीं। अगले पॉइंट आता हूं, ठीक है। अपनी बात चल रही थी उस प्यारे से डिटरमिनेंट को, है ना, जिसपे हमारी बात चल रही है वाली। हाँ D इज इक्वल टू कितना निकाला था अपन लोगों ने? 1 1 2 0 1 3 4 1 1, बराबर है ना भाई? सही है। आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 2। अब देखिए इसमें मैं किसी भी रो को उठाया मैंने, जैसे मान लो मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाता हूं, रेडी। R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया कि R1 प्लस 2R3, क्या सर ऐसा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैंने नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ना चाहिए। और सर अगर पीछे से माइनस 5R2 कर दूं तो 100% तब भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना दूर तक तो समझ लेगा, पहले ये सोच लेना खुद से कि हाँ मैं कर लूंगा, संभाल लूंगा, है ना। एक साथ दो ऑपरेशन पे आ जाए साहब, रेडी। R1 दिख रहा है 1, इसमें आपको इसका डबल करके जोड़ना है तो 9 हो गया, 9 हो गया। उसमें से 5 टाइम्स 0 घटाना है तो 9 ही रह गया, नहीं पकड़ में आया। अब इसी प्रकार से R2 पे लगाओ, ये सॉरी इस पे भी लगाओ, तो 1 के अंदर इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 टाइम्स तो 3 हो गया, और इसका 5 टाइम्स घटाना है माइनस कितना? -2, पक्का है ना भाई? अच्छा, और इधर वाले के अंदर 2 के अंदर इसका 2 टाइम्स जोड़ो 4, और इसका 5 टाइम्स घटा दो -11, नहीं आया। अच्छा अब अपन इसके बाद में कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे, सीधे इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। 1 3 4 1 1। अब आओ इस पे दिमाग लगाने का टाइम 9। अच्छा चलो बहुत देर हो गई, अपन ने ये इसको मैंने ऐसे खोला, आप समझना 9 -0 + 4, समझ में आया मैंने कैसे ओपन कर दिया? कैसे? कॉलम वाइज। ये आपको कैसे पता चला? 0 अपना फेवरेट है, याद है ना, सुनने से हम सबको मोहब्बत है, ठीक है। अब इधर आप आओ, 9 के ऊपर बात करें तो 9 के लिए देखा जाए तो -2 बराबर है। अच्छा और 0 के लिए देखा जाए तो -2 + का 11 9, नहीं आया।
अगले वाले के लिए बात करते हैं, 4 के लिए -6 प्लस का 11 5 लगा दो तो कितना रह गया साहब 20, 20 में से 18 गया। अरे वाह, ये तो हर बार सही काम करता है, सही है ना? नहीं है, फिर से डिटरमिनेंट की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, अभी देखिए ये जितना भी ये वाला है ना, बिल्कुल बच्चों वाला मेथड है। अब इसको थोड़ा सा अपन एग्रेसिव मोड में दूसरे तरीके से भी देखेंगे, तब तक आप फटाफट कॉपी करो फिर सोचते हैं। ठीक है, हाँ भाई लिख लिया। अपनी बात चली थी, फिर बातें कर रहे हैं आपके पड़ोसी। प्रॉपर्टी नंबर 8, आप ये इस तरह के ऑपरेशंस लगाते रहेंगे, चल सकता है आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑपरेशंस के दम पे ही डील करते हैं। जैसे क्वेश्चन भारी होगा हम तुरंत ऑपरेशंस के ऊपर आ जाएंगे, सारा जोर ही उस पर रहेगा। ठीक है, एनीवे अभी इस पे बात ज्यादा नहीं करने का, आगे बढ़िएगा। समेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, समेशन प्रॉपर्टी। फटाफट लिखिएगा। इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, नहीं एक मिनट, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर सम ऑफ आर एलिमेंट्स, if elements of any row are sum of r elements, then determinant can be expressed as a sum of, then determinant can be expressed as a sum of r element, then determinant can be expressed as a sum of r determinants, then determinants can be expressed as a sum of r determinants। ठीक है, सुन लिया आपने, है ना? अब बड़े ही ध्यान से इसको भी समझना। देखिए साहब ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो आपके पास में a + x, b + y और c + z आ गया। ठीक है ना भाई, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है d e f g h i, मान लो ये लिखा हुआ है। ठीक है ना भाई, तो आपको पता लग गया एक रो में हर एलिमेंट 2-2 का सम है। इस रो में हर एलिमेंट 2-2 चीजों का सम है। तो अगर ये 2-2 चीजों का सम है तो आप इसे 2 अलग-अलग डिटरमिनेंट के सम के तौर पे दिखा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगली लाइन के अंदर आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट ए बी सी, देख लिया आपने, प्लस इस वाले के अंदर सेकंड, कहानी पकड़ में आई है आपको, और नीचे वाला एज इट इज डी ई एफ, ठीक है ना, जी एच आई। अगर ये गलती से इधर भी होता, मान लो लेट से ये इधर भी होता, कहने का मतलब पहले आप ये कॉपी करो फिर समझाता हूं। अच्छा, इसमें ध्यान रखना सम होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अल्टरनेट प्लस माइनस ले आए तो मैं मना कर दूंगा। नहीं समझ में आया? जिन लोगों को ये बात मतलब क्योंकि मैंने बोला इसलिए कई लोगों को खटक सकती थी, तो मैंने उनके लिए पहले समाधान लगा दिया। सम होगा तो चलेगा, प्लस माइनस ले तो मैं मना कर दूंगा। कहने का मतलब क्या कि अगर ये तीनों माइनस 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 भी होते तो भी चलता। नहीं समझ में आया? तो डिफरेंस ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स हो जाता, वो कोई फर्क नहीं पड़ना था हमारे को। सही है? हाँ, लेकिन अगर भाई एक में प्लस एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस चलता तो मैं मना कर देता। अच्छा, जिनको ये बात समझ में आई वो मेरे को आप अपने दिमाग से सोच के जवाब देना कि मैं आपके लिए थोड़ी सी इसकी कठिनाई बढ़ा रहा हूं। इसका सेकंड लेवल आप अपने आप बनाना। राइट है? मैंने आपको दिया a + x, b + y, c + z, देख लिया आपने। इस तरफ मैं दे रहा हूं d + अल्फा, e + बीटा और a + गामा, और यहां दे रहा हूं आपको g h i। सॉल्व करिए। पहली रो का इलाज हो गया। देखिए साहब, पहली रो के इलाज के लिए आपको पहले तो 2 डिटरमिनेंट पहले से कॉपी कर लो आप। a b c बराबर है x y z, इधर की तरफ d + अल्फा पड़ा रहने दो, e + बीटा पड़ा रहने दो और f + गामा, बराबर है भाई। इधर की तरफ वही d + अल्फा, e + बीटा, f + गामा पड़ा रहा। इधर आ जाओ, ये कितना लिखा है g h i, इधर क्या लिखा है g h i, बराबर है ना भाई। यहां तो कोई परेशानी तो बताओ, यहां तक तो नहीं है। अब ये कहेगा मेरे को फिर तोड़ो, तो बताओ ये कितने में टूटेगा, और ये तो टोटल कितने में टूटा? 4 में। जिनको ये दिख गया ये 2 और 2 4 में टूटा, बराबर ना। अब एक सेकंड बस, अब इसको यहीं रोका, एक बार दिमाग को यहीं रोका। आपने क्या, ये 2 में टूटेगा,
ठीक है ना। फिर ये 2 में टूटेगा और ये 2 में टूटेगा, तो टोटल कितने में टूट गए? 4 में। अब समझो, मान लो यहां पे भी g प्लस कुछ होता, यहां भी कुछ होता, 6 में टूटता। टोटल 6 में कि 8 में? देखो आपने जल्दी मचा दी ना, इसलिए आपको नहीं पकड़ मारा। अब देखते हैं दोबारा। मान लीजिए ये अगर ऐसा होता तो अभी आप इसके बाद वाले के अंदर इसको तोड़ते और इसको रोके रखते, तो इसके कारण से 2 टूटते, श्योर। और उसके फिर एक एक के 2-2 टूटते, तो टोटल कितने टूटते? 8। समझ में आया? और ये बहुत कॉमन बात है, ये बहुत कॉमन बात है कि आप 8-8 में तोड़ करके देखेंगे। माने इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका टाइम लेता है, इससे तो कुछ नहीं करता। ये चैप्टर सिर्फ आपका टाइम लेगा, बस आपको अच्छे से टाइम यूज कर लेगा कि आपका टाइम स्पेंड हो गया, फिर इसका मतलब ये कि बराबर जा रहा है। सही भाई। एनीवे जिन लोगों ने इसको तोड़ा नहीं उनके लिए आगे चलो भाई, इसको भी लिख दें अपन, ये अपनी है केवल। बहुत ही बढ़िया। ये क्या लिखा है? ए बी सी, अगेन इट इज ए बी सी। सही भाई। इट इज डी ई एफ, इट इज अल्फा बीटा गामा, से इट इज जी एच आई, इट इज जी एच आई। बराबर है भाई। इधर की तरफ आई शुड राइट एक्स वाई जेड, इधर पास वाले में भी एक्स वाई जेड। इट इज डी ई एफ, इधर की तरफ अल्फा बीटा गामा, एंड इट इज जी एच आई, जी एच आई। हाँ भाई। वैसे तो बहुत कम जनों ने मेरे साथ में कॉपी नहीं किया होगा, मतलब मेरे से पहले बना लिया होगा, बहुत कम जने होंगे ऐसे, क्योंकि मैं अधिकतर को देख रहा था, अधिकतर जने ऐसा नहीं कर रहे थे। हाँ भाई, लिखिएगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1, लिखो लिखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ए दे रखा है 4 5, बी दे रखा 3 2 और सी दे रखा 0 4। बना लेंगे? सही है। सेकेंड नंबर पे लिखेगा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में लिखेगा, ठीक है ना। शो दैट पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। लिख लेंगे? बना लेंगे आप कोलिनियर? आपको जानते ही होंगे कोलिनियर होने का मतलब एरिया इक्वल टू 0। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिटरमिनेंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू 3,4 एंड 5,6। ध्यान भी है आपको ये चीज, डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। हाँ भाई, जिन लोगों ने ये फटाफट से लिख लिया उनके लिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिएगा इवेलुएट 48 49 50 51 52 53 54 56 56। सही है। ये आपको इवेलुएट करके आना है। सही है। इसको 55 कर लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा रहेगा क्वेश्चन आपके सीखने के लिए, काफी जगह। अगला इज ए बी प्लस सी 1, अगला इज बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी एंड 1, है ना भाई।